जय हिंद दोस्तों। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस से रिलेटेड। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखिए जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बन जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन वन लाइनिंग में भी बन जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल साइंस है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, यदि थॉमसन का मॉडल सही होता तो अल्फा कण प्रयोग में क्या प्रेषण होते, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषताएं सीमाएं लिखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझाइए। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। बोर मॉडल की उपलब्धियां क्या थी, नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को कैसे संशोधित किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देखिए कैथोड किरण नली क्या है। सो सबसे पहले देखेंगे कैथोड किरण नली क्या है। ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पिक में, देखिए कैथोड किरण नली क्या है। एक कांच की निर्वात नली होती है जिसमें कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किरणें चलती हैं। यहाँ जो कैथोड आपको ये दिखा, ये क्या है, ये कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है, और ये हाई वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। देखिए कैथोड किरण नली क्या है, कांच की निर्वात नली होती है जिसमें कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किरणें चलती हैं। इन्हीं किरणों के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी समझ में आया। ठीक है, देखिए ये एक ऐसी नली है जिसमें बिजली देने पर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधी रेखा में चलते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। तो जब यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, कैथोड पर उच्च वोल्टेज दिया जाता है तो कैथोड से क्या निकलते हैं, एनोड। कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर तेजी से जाते हैं। स्क्रीन से टकराने पर हरी चमक दिखाई देती है, इसी चमक से कैथोड किरणों का पता चलता है। ठीक है जी। तो कैथोड किरण नली क्या है समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। विभिन्न गैसों से प्राप्त कैनाल किरणों के कणों का E/m मान भिन्न क्यों होता है। E आपका क्या है, आवेश है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो विभिन्न गैसों से प्राप्त कैनाल किरणों का E/m मान भिन्न क्यों होता है ये बताना है। देखिए E/n का मतलब क्या है, E का मतलब आवेश है और m का मतलब द्रव्यमान है। यानी किसी कण पर मौजूद आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात होता है E/m। ठीक है, तो किसी कण पर मौजूद आवेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात। कैनाल किरणें में E/m, कैनाल किरणें धन आवेशित होती हैं। ठीक है, कैनाल किरणें धन आवेशित होती हैं। अलग अलग गैस, अलग अलग आयन, अलग द्रव्यमान, इसलिए E/m का मान अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल इसे क्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है, इसको इसे क्या कहते हैं। देखिए थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। ठीक है, परमाणु का थॉमसन मॉडल क्या है, ठीक है, वो हमको बताना है। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है, एक धन आवेशित गोला है, जैसे आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। ठीक है, सर्कल दिख रहा होगा आपको। जे थॉमसन ने 1904 में परमाणु, देखिए उस विचार के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। इस गोले के भीतर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जड़े रहते हैं। ठीक है, जो गोला है इसके अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जड़े रहते हैं, जैसे केक, पुडिंग में किशमिश या तरबूज में बीज, इस तरह से। कुल मिलाकर परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है। मॉडल की मुख्य विशेषताएं, परमाणु में धन आवेश समान रूप से फैला रहता है। तो परमाणु में धन आवेश समान रूप से फैला रहता है। इलेक्ट्रॉन धन आवेश में धसे रहते हैं। परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। यदि थॉमसन का परमाणु, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि थॉमसन का परमाणु मॉडल सही होता तो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्रक्षेपण क्या होता। ठीक है, यदि थॉमसन का परमाणु मॉडल सही होता तो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्रक्षेपण क्या होता, ये बताना है। देखिए यदि थॉमसन का परमाणु मॉडल सही होता तो अल्फा कण केवल बहुत थोड़ा सा विचलित होते और किसी भी अल्फा कण का बड़ा कोण बनाकर मुड़ना या वापस लौटना संभव नहीं होता। ठीक है, देखिए थॉमसन मॉडल के अनुसार आपेक्षित प्रेषण, देखिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण पर मुड़ते, कोई भी अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक नहीं मुड़ता, एक भी अल्फा कण वापस नहीं लौटता। ठीक है, थॉमसन मॉडल के अनुसार आपेक्षित प्रेषण दिया गया है ये। ठीक है, इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन है,
थॉमसन मॉडल है ये, और ये आपका रदरफोर्ड मॉडल है। ठीक है, हम रदरफोर्ड मॉडल भी देखेंगे। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल है और ये रदरफोर्ड मॉडल है। वास्तविक प्रयोग में अंतर देखिए, वास्तविक प्रयोग में अल्फा कण बड़े कोण से मुड़े तो कुछ वापस भी लौटे। तो बाद जब प्रयोग हुआ था, ये तो इनके अनुसार था, थॉमसन के अनुसार क्या था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे मोड पे मिलते, कोई भी अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक नहीं मुड़ता, कोई भी अल्फा कण वापस नहीं लौटता। लेकिन वास्तविक प्रयोग में क्या था, वास्तविक प्रयोग में अल्फा कण बड़े कोण पर मुड़े, कुछ तो वापस भी लौटे। इससे सिद्ध हुआ कि थॉमसन मॉडल गलत है और नाभिक मौजूद है। जो नाभिक से टकराकर कुछ जो थे अल्फा कण वो वापस लौट आए। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता था कि नाभिक मौजूद है। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल क्या है। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक बहुत छोटा घना और धन आवेशित नाभिक होता है। ठीक है, थॉमसन के अनुसार देखा था हमने, अब रदरफोर्ड का हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार क्या था कि परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा घना और धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान होता है। ये मॉडल कैसे प्रस्तावित हुआ, ये मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया गया। ठीक है, प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष क्या थे, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर मुड़े, बहुत कम अल्फा कण कोण से मुड़े या वापस लौटे। इससे सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, धन आवेश और द्रव्यमान केंद्र में सघन है। क्योंकि कैसे पता चला कि कुछ अल्फा कण थे जो वापस लौट आए, इससे क्या पता चला कि धन आवेश और द्रव्यमान केंद्र में सघन है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, क्योंकि कुछ नहीं मुड़े अल्फा कण मतलब सीधे ही चले गए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ठीक है, जो वापस लौट आए, तो इससे क्या पता चला कि नाभिक है, कि परमाणु का जो नाभिक है ये सिद्ध हो जाता है कि परमाणु में उसका नाभिक है और धन आवेश और द्रव्यमान केंद्र में सघन है। रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं क्या थी, ये परमाणु की स्थिरता नहीं समझा सका, इलेक्ट्रॉन की उच्च स्तरों की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रा नहीं समझा सका, रेखीय वर्णक्रम नहीं समझा सका। तो रदरफोर्ड मॉडल की ये कुछ कमियां थी, सीमाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बोहर परमाणु मॉडल को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बोहर परमाणु मॉडल क्या है। देखिए, बोहर मॉडल की मूल अवधारणाएं क्या है। बोहर के अनुसार निश्चित कक्षाएं, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं में ऊर्जा n बराबर 1 2 3 कहा जाता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, इलेक्ट्रॉन जब किसी निश्चित कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए परमाणु स्थिर रहता है। ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, देखिए इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। सेकंड, उच्च से निम्न स्तर पर जाने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऊर्जा क्वांटम के रूप में कैसे है, देखिए ऊर्जा का आदान प्रदान क्वांटम के रूप में होता है। तो जो बोर मॉडल है उसकी अवधारणाएं हैं, निश्चित कक्षाएं हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन है। ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाता है तब ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, और ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है, कब ऊर्जा अवशोषित होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है, क्वांटम के रूप में होता है। बोर मॉडल की उपलब्धियां क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां दूर की, वर्णक्रम की सही व्याख्या की, क्वांटम सिद्धांत को परमाणु संरचना से जोड़ा। बोर मॉडल की सीमाएं क्या थी, देखिए केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होती है ये इनकी जो मॉडल था। जटिल परमाणु पर को नहीं समझा सका, जटिल परमाणु को नहीं समझा सका। ठीक है, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं समझा सका। न्यूट्रॉन क्या है और ये परमाणु में कहाँ स्थित होता है। देखिए, न्यूट्रॉन एक विद्युत रूप से तटस्थ, जिसका कोई आवेश नहीं है, ऐसा कण है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, आवेश 0 है, द्रव्यमान 1 AMU है। खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, 1932। ठीक है, न्यूट्रॉन खोज की थी इन्होंने। न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होता है, तो न्यूट्रॉन परमाणु में के नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, आपका नाभिक है। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सॉरी न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये कक्षा में बाहर की तरफ ये घूमते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हैं, और नाभिक के केंद्र में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, और प्लम पुडिंग मॉडल को समझाइए। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था वही क्वेश्चन है ये। देखिए, कैथोड किरण नली पढ़ी थी जो हमने स्टार्टिंग में भी। कैथोड किरण नली का प्रयोग 1897 में हुआ था। प्रयोग की व्यवस्था क्या थी, कांच की नली, अंदर हवा लगभग निकाल दी गई, निर्वात था। ठीक है, एक सिरा कैथोड था और दूसरा सिरा एनोड था। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक है, माइनस वाला। ठीक है, उच्च वोल्टेज लगाया गया, हाई वोल्टेज यहाँ पे दिया गया। तो क्या हुआ, कैथोड जब कैथोड पे उच्च वोल्टेज गया तो क्या वो कैथोड से कुछ किरणें निकलकर सीधे रेखा में चलने लगी। ठीक है, एनोड की तरफ चलने लगी। स्क्रीन से टकराने पर चमक पैदा हुई। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देने पर किरण क्या हुई, मुड़ गई। निष्कर्ष निकला कि किरणें ऋणावेशित कणों से बनी है। ठीक है जी। सेकंड भाग में क्या हुआ, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, हिंदी में तरबूज की एक मॉडल। मॉडल की अवधारणा 1904। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, इसके अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है जड़े रहते हैं, जैसे पुडिंग में किशमिश या तरबूज में बीज। ठीक है, मुख्य बिंदु में देख लेते हैं हम। धन आवेश पूरे परमाणु में लगभग रूप से फैला रहता है, इलेक्ट्रॉन उस धन आवेश में धंसे रहते हैं, कुल परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ रहता है। थॉमसन ने कैथोड किरण देखी, थॉमसन ने क्या किया, कैथोड किरण नली का प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, आप प्लम पुडिंग मॉडल लिखने को आएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। थॉमसन इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, थॉमसन ने क्या किया, अलग अलग गैसों और धातुओं के साथ कैथोड किरण नली का प्रयोग किया। हर स्थिति में कैथोड किरणों के गुण और E/m, जो कि E क्या आवेश, M क्या द्रव्यमान, का मान समान पाए गए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक कण सभी पदार्थों में उपस्थित होते हैं, अतः सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रयोग का आधार, कैथोड किरण नली प्रयोग 1897। थॉमसन ने एक ही तरह का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में बार बार किया और परिणामों की तुलना की। थॉमसन ने क्या क्या बदला, देखिए, नली में अलग अलग गैसें भरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, अलग अलग धातु के कैथोड इस्तेमाल किए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाए। ठीक है, ये आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाए यहाँ पे देखिए। तो क्या हुआ, थॉमसन का तर्क क्या था, यदि एक कण गैस या कैथोड से आते तो अलग गैस या धातु पर इनके गुण बदलते, लेकिन गुण कभी नहीं बदले, इसलिए ये कण हर पदार्थ में मौजूद होते हैं। अंतिम निष्कर्ष निकला, थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉनों से बनी है। क्योंकि ये कण हर प्रयोग में समान पाए गए, इसलिए इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या निकला कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेल्स रदरफोर्ड का अल्फा कण एफ सोने की पन्नी का प्रयोग नाभिक की खोज में इसका क्या योगदान है, वो हम नाभिक की खोज में इसका, अब हम रदरफोर्ड का अल्फा कण का देखेंगे प्रयोग। सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर गिराकर प्रकीर्णन प्रयोग किया। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ मुड़े और बहुत कम वापस लौटे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और केंद्र में एक छोटा घना और धन आवेशित नाभिक होता है। इस प्रकार इस प्रयोग में नाभिक की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रयोग की व्यवस्था क्या थी, रेडियोधर्मी स्रोत से निकलने वाले अल्फा कण लिए गए, बहुत पतली सोने की पन्नी रखी, चारों ओर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई टकराने पर चमक दिखाने के लिए। ठीक है, अल्फा कण सोने की पन्नी पर गिराए और उनका व्यवहार देखा गया। ठीक है, इस तरह से देखिए डायग्राम में भी दिखाया है। ठीक है, प्रयोग में व्याप्त ऑब्जर्वेशंस क्या थे, देखिए, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण थोड़े कोण पर मुड़ गए, बहुत कम अल्फा कण थे जो बड़े कोण पर मुड़े या वापस लौटे, ऐसे बहुत कम अल्फा कण थे।
ठीक है जी। रदरफोर्ड के निष्कर्ष क्या थे, कंक्लूजन्स क्या है, देखिए इस प्रेषणों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना रुके निकल गए। परमाणु के केंद्र में एक बहुत छोटा घना और धन आवेशित भाग होता है जहां अल्फा कण टकरा कर मुड़े या लौटे। इससे क्या पता चलता है, टकरा कर लौट गए, इससे पता चलता है कि केंद्र में एक बहुत छोटा घना और धन आवेशित भाग होता है। इस केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक की कैसे खोज हुई, अल्फा कण टकरा के लौट आए तो इससे नाभिक की खोज हो गई। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं दोस्तों, आने चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कैसे संशोधित किया। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक तो बताया, लेकिन यह परमाणु की स्थिरता और रेखीय वर्णक्रम नहीं समझा सका। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में संशोधन किया। तो रदरफोर्ड ने क्या नहीं बता पाए, परमाणु की स्थिरता और रेखीय वर्णक्रम को नहीं बता पाए। बोहर द्वारा किए गए मुख्य संशोधन क्या थे, निश्चित कक्षा। देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 1 2 3 कहा गया। ठीक है, इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोते, इसलिए परमाणु स्थिर रहता है। ठीक है, बोहर ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर कहते, इन्हें क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। n बराबर 1 2 3 4 इन कक्षाओं में वो घूमते हैं, घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा नहीं खोते, इसलिए परमाणु स्थिर रहता है। ठीक है, बोहर ने ये सब बताया था। तो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल में यह संशोधन किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं, इन कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ऊर्जा का आदान प्रदान केवल कक्षाओं के बीच परिवर्तन पर होता है, जिससे परमाणु की स्थिरता और वर्णक्रम की व्याख्या संभव हुई। तो देखिए यहाँ पे जो कक्षाएं, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, ये शेल है सब। ठीक है, देखिए के एल एम एन एक कक्षाएं हैं। मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में कितने रहते हैं। ठीक है, के में जो के है आपका ये वाला, इसमें लगभग 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एल में 8 रहेंगे, एम में 18 और एन में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, के कक्षा में सबसे जो पहले वाली कक्षा है, के कक्षा सबसे पहले बढ़ती है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, भर गई तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ऐसे ही एन कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इस तरह से सोडियम का दिखाया है यहाँ पे एन बराबर एन जो दिखाया है। ठीक है, 11 इसका है। तो देखिए के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है 2 8 1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एक कैल्शियम का दिखाया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में बढ़ते जाते हैं। निश्चित कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² नियम से तय होती है। बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार के एल एम एन कक्षाओं में क्रमशः इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आया। ठीक है दोस्तों, इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।